how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our 8th chapter of class 7th, which is about nutrition in animals. So today we have to discuss that how do the various animals on this earth get their nutrients fulfilled in their body. So जितने भी living organisms हैं उन सभी को food की nutrients की requirement होती है. तो plants के बारे में we have discussed in the previous chapter. Now we have to discuss about the animals कि animals में कैसे ये nutrients की requirement fulfill करी जाती है. What are the various modes that we have to discuss today. So let's begin our chapter with the very first line of this chapter with the introduction. So plants के साथ हमें पता है कि भाई plants were the producers. Plants producers कहलाते हैं यानी कि they are having the ability to prepare their own food. They are the only producers on this earth. लेकिन animals क्या होते हैं? Animals इन plants के ऊपर dependent होते हैं either directly or indirectly for their food. ठीक है? So let's begin. So in contrast to plant, animals do not have the ability to create their own sustenance. Instead, they get their sustenance directly or indirectly from plants. It is well known that all organisms, including humans, require sustenance in order to develop, repair and work properly. Animal nutrition encompasses nutrient requirements, mode of food intake and its use in the body. So क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स या जितने भी एनिमल्स हैं सभी क्या है आइदर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर अपने सस्टेनेंस के लिए डिपेंडेंट होता है. सस्टेनेंस सभी के लिए ज़रूरी है, तभी आपको एनर्जी मिलेगी, तभी आप किसी भी तरीके की एक्टिविटी परफॉर्म कर पाओगे. आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, ठीक है, जो वर्न आउट सेल्स वर्न आउट टिश्यूज़ हैं वो रिपेयर हो पाएंगे, आपकी बॉडी ग्रो कर पाएगी, आप हेल्दी रहोगे. इन सभी के लिए सस्टेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल. ठीक है, सो हमें पता है कि एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. ठीक, सो दे डिपेंड ऑन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स. प्लांट्स जो फूड प्रिपेयर करते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. इसीलिए हम एनिमल्स को हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं. हेट्रोट्रॉफ्स मीन्स व्हाट? जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होता है. यानी कि एनिमल्स में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन चलेगा? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन चलता है. ठीक, बिकॉज दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स. या तो वो उन ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है या फिर उन एनिमल्स के ऊपर जो कि ग्रीन प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है. ठीक है, सो उनके ईटिंग हैबिट्स के बेसिस पर हेटेरोट्रॉफ्स को हम लोग कुछ टाइप्स में डिवाइड करते हैं. नंबर 1 इज हर्बीवोरस एनिमल. हर्बीवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं? जो कि प्लांट्स या प्लांट के पार्ट्स को फीड करते हैं. ठीक है, यानी कि क्या? दे फीड ओनली ऑन प्लांट या प्लांट पार्ट्स. Example of herbivores is cow, goat, deer, rabbit, horse, elephant. So these are the example of herbivorous animal. ठीक है. Now next is carnivores और carnivorous animal. ये कौन से एनिमल्स होते हैं? जो कि दूसरे एनिमल्स के फ्लैश के ऊपर, मीट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, सो दे फीड ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. उनको कार्निवोर्स या कार्निवोरस एनिमल्स बोलते हैं. एग्जाम्पल लायन, टाइगर, पैंथर, ये सब आपके कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं. नेक्स्ट इज ऑमनिवोरस एनिमल. ऑमनिवोरस एनिमल्स आपके वो एनिमल्स हैं जो कि क्या दोनों के ऊपर, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे ही फीड करते हैं. एग्जाम्पल क्रो, पिग, ह्यूमन बीइंग, कॉकरोच. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑमनिवोरस एनिमल्स. नेक्स्ट इज पैरासिटिक एनिमल्स. पैरासिटिक एनिमल्स को क्या मिलता है? फूड और शेल्टर मिलता है अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म से. ठीक है, यानी कि एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट्स दोनों हो सकते हैं. एंडोपैरासाइट्स और एक्टोपैरासाइट्स मीन्स यानी कि ये पैरासाइट्स जो होते हैं वो किसी होस्ट बॉडी के अंदर भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं. तो उस बेसिस पे ये एंडो और एक्टो दोनों ही तरीके के हो सकते हैं. नेक्स्ट इज एंडोपैरासाइट्स. सो एंडोपैरासाइट्स कौन से होते हैं? जो कि होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं. ठीक है, यानी कि इनको जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो होस्ट की बॉडी के फ्लूइड में से मिलते हैं, दैट इज ब्लड और टिश्यू में से. एग्जाम्पल मलेरियल पैरासाइट्स. ये कहाँ रहते हैं? ये आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर रहते हैं. फ्लैट वॉर्म्स, राउंड वॉर्म्स, ये सब क्या है? या तो लिवर के अंदर या जो हमारा इंटेस्टाइन होता है उसमें फीड करते हैं, वहाँ से इनको अपने न्यूट्रिएंट्स फुलफिल किए जाते हैं. नेक्स्ट इज एक्टोपैरासाइट. एक्टोपैरासाइट्स होते हैं जैसे कि टिक्स, माइट्स, बॉडी लोज, बेड बग्स. ये क्या कहते हैं? बॉडी सरफेस पे जो होस्ट का बॉडी सरफेस होता है बाहर से, आउटर सरफेस, उसको उस पर क्लिंग करते हैं और वहाँ से उनके ब्लड को सक करते हैं. इसलिए ये यानी कि दैट मीन्स ये बॉडी के बाहर रहते हैं, इसलिए हम इनको एक्टोपैरासाइट कहते हैं. ठीक,
नेक्स्ट इज सेप्रोफेगस। सेप्रोफेगस क्या होते हैं? वो एनिमल्स जो डेड और डिकेइंग मैटर, एनिमल्स का, प्लांट्स का, ठीक है, सॉइल में जो डेड और डिकेइंग मैटर होता है उसमें से जो फीड करेंगे उनको आप सेप्रोफेगस कहोगे, जैसे कि अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म्स आर सेप्रोफेगस एनिमल। नेक्स्ट इज स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या करते हैं? ये डेड बॉडी जो होती है एनिमल्स की उस पर फीड करते हैं, जैसे कि वल्चर, हाइना, जैकाल, ये सब आपके स्कैवेंजर्स है। ठीक, नाउ नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस दिस प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन प्रोसेस कैसे चलता है? सो एज यू ऑल नो कि एनिमल्स सॉलिड फूड को टेक करते हैं, ठीक है। द न्यूट्रिएंट्स इन द फूड आर इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, देयर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट. These can be used only when broken down into simple soluble molecules. These simple soluble molecules are absorbed by the intestinal wall of digestive system and are distributed to the body cells. The undigested waste material is expelled out of the body. ठीक है, सो क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स जो हमारे फूड हम एनिमल्स यूजुअली इनटेक करते हैं, सॉलिड फूड इनटेक करते हैं, और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, यानी कि इनका ब्रेक डाउन करना, इनको डाइजेस्ट करना ज़रूरी होता है। ठीक है, सो क्या किया जाता है कि मतलब पहले इनको ब्रेक किया जाता है सिंपल मॉलिक्यूल्स में, और फिर ये सिंपल मॉलिक्यूल्स क्या करती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की जो इनर वॉल्स है, इंटेस्टाइनल वॉल्स है, वो इन सिंपली डाइजेस्टेड मटेरियल को एब्जॉर्ब करती हैं और डिफरेंट बॉडी सेल्स तक डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। फिर बाकी जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है उसको हम अपने बॉडी के थ्रू एक्सक्रीट कर देते हैं इन द वेरियस फॉर्म्स। सो बेसिकली 5 स्टेप्स होते हैं हमारे न्यूट्रिशन प्रोसेस में। नंबर 1 इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। ओके, so now you have to discuss nutrition in amoeba. So amoeba क्या है स्टूडेंट? amoeba एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। यूजुअली ये वाटर या मॉइस्ट सॉइल में आपको मिलेगा, इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। ठीक है, और अब इसमें न्यूट्रिशन प्रोसेस कैसे चलता है वो हम पढ़ेंगे। सी दिस दे हैव द गिवन, दिस इज व्हाट द पिक्चर ऑफ अ अमीबा विच इज अ काइंड ऑफ यूनिसेल्युलर एक्वेटिक एनिमल और ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चल, सो सबसे पहला प्रोसेस इसमें क्या होगा? इंजेशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के 5 स्टेप है, तो पहला स्टेप क्या है? इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है कि अमीबा engulf its food by slowly wrapping finger-like positions called pseudopodia around the food. The portion of the cell that contains the food and little water is known as food vacuole. सबसे पहले क्या होता है कि अमीबा अपने फूड को बाहर जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है उसको engulf करता है। कैसे करता है कि अपनी बॉडी के जो वॉल्स हैं उनको ही वो बाहर की तरफ स्ट्रेच करता है, फिंगर जैसे प्रोजेक्शन बाहर निकालता है, जिसको आप सीरोपोडिया बोलते हो। उसके थ्रू ये खाने को चारों तरफ से कवर करेगा और अपनी बॉडी के अंदर एनगल्फ कर लेता है। ठीक है, सो वो ये मतलब एक तरीके का सेल है। तो क्या इसका वो पोर्शन, अमीबा की बॉडी का वो पोर्शन जो क्या करता है फूड और जिसमें थोड़ा बहुत वाटर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल बोलते हैं। ठीक है, सी ये अमीबा है, सेंटर में न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ पे ये फूड पार्टिकल है। क्या करा इसने? देखो बाहर ऐसे अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया, फूड पार्टिकल को क्या कर लिया? चारों तरफ से अपने अंदर इनटेक कर लिया। सो देखो अभी अंदर चला गया। ठीक है, तो अब इसे क्या बोलोगे? फूड पार्टिकल हैज बीन एनगल्फ्ड, और ये वाला पार्टिकल क्या कहलाएगा? इसका फूड वैक्यूल कहलाएगा, ये पोर्शन सॉरी। ठीक है, और जो प्रोजेक्शंस बाहर की तरफ थे इसको आप क्या कहेंगे? सीरोपोडिया कहेंगे। चलो, नाउ नेक्स्ट इज इंजेशन, सॉरी दिस इज ingestion. On coming in contact with the food, amoeba pushes finger-like pseudopodia, force food around the food and engulfs it. The food gets trapped in food vacuole within the body. So जैसे ही ये फूड के कांटेक्ट में आता है, अमीबा अपने सीडोपोडिया को बाहर की तरफ पुश करता है, खाने को पूरी तरीके से आपका क्या कर लेगा? एनगल्फ कर लेगा। फिर वो फूड इस अमीबा का जो फूड वैक्यूल है उसके अंदर ट्रैप हो जाता है। नेक्स्ट इज डाइजेशन। अब डाइजेशन में क्या होगा कि जो फूड अमीबा एनगल्फ कर चुका है उसको डाइजेस्ट किया जाएगा बॉडी के अंदर उस फूड वैक्यूल में। फिर कैसे? क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो सीक्रेट किए जाते हैं फूड वैक्यूल के अंदर। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो सीक्रेट किए जाएंगे और धीरे धीरे वो खाना सारा क्या होगा? आपका डाइजेस्ट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन। अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्या उस सराउंडिंग साइटोप्लाज्म के अंदर डिफ्यूज हो जाता है और उसको फिर यूज किया जाता है एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए बॉडी की। ठीक, नेक्स्ट इज ईजेशन।
इजेशन में क्या है कि जो अब अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से क्या कर दिया जाता है, एक्सपेल आउट कर दिया जाता है किसी भी पॉइंट से, बिकॉज अमीबा का कोई एनएस या कोई डेफिनेट बॉडी शेप नहीं होता। फिर से वो क्या करेगा, अपने किसी भी पॉइंट से जो बचा हुआ वेस्ट है, अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको बाहर कर देगा। ठीक है, चलो। सो नाउ वी हैव टू डिस्कस न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। सो वो तो कहा कि अमीबा के अंदर कैसे न्यूट्रिशन मोड चलता है, अब हम पढ़ेंगे ह्यूमंस में। सो ह्यूमंस के लिए क्या है कि ह्यूमन बीइंग के पास क्या है, पूरा एक सिस्टम होता है जिसको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, वेट, यस। सो ह्यूमन बीइंग्स आर ऑमनिवोर्स, यानी कि क्या हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही क्या कर सकते हैं, फीड कर सकते हैं। सो ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, ऑमनिवोर्स होते हैं। हम लोग डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं प्लांट्स के उनको भी एज अ फूड खाते हैं, चाहे रूट हो, शूट, फ्रूट, सीड्स। ठीक है, उसके बाद हम एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाते हैं जैसे कि एग्स, मीट, मिल्क। सो देयरफॉर वी आर नोन एज ऑमनिवोर्स, राइट। चलो, सो अब जो फूड हम लोग खाते हैं उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम इन आवर बॉडी। ठीक, सो अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जिनके ग्रुप से पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। तो बेसिकली दे हैव गिवन अस द 2 ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन। सो क्या होता है कि एक बड़ी सी कॉइल्ड फूड ट्यूब होती है जो कि दोनों तरफ से ओपन होती है हमारी, उसको कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल आपका माउथ से शुरू होकर कहाँ खत्म होता है, एनएस से, यानी कि माउथ उसका फर्स्ट एंड है, एनएस उसका सेकंड एंड है, और दोनों ही एंड क्या होते हैं, ओपन होते हैं। ठीक है, पूरी ये जो कॉइल्ड ट्यूब है पूरी, इसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, या डाइजेस्टिव ट्रैक भी आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, अब इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल को कुछ कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि नंबर 1 फर्स्ट इज माउथ, सेकेंड इज एसोफेगस जो कि आपका फूड पाइस होता है, फिर खाना जाएगा स्टमक में, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एलिस। सो उसके बाद कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स को पहले सीक्रेट करते हैं, स्टोर करते हैं, और किस में, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि लिवर, पेनक्रियास, सलाइवरी ग्लैंड्स, ये सारे ग्लैंड्स होते हैं। सी दे हैव गिवन द पिक्चर ऑल्सो। ठीक है, ये आपका माउथ है जहाँ से आप खाने का इंटेक करोगे, यहीं आपके सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। फिर खाना कहाँ आपके इस एसोफेगस से पास होकर कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा, फिर स्टमक से कहाँ जाएगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या, लिवर हो गया, पेनक्रियाज हो गए, इसके थ्रू सीक्रेट किए हुए डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो सारे कहाँ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाते हैं। ठीक है, वहाँ खाने का डाइजेशन होता है कंप्लीट, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर बचा कुचा खाना कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में जाके जो वाटर कंटेंट है फूड के अंदर उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। फिर जो अब अनडाइजेस्टेड फूड है, वेस्ट है, उसको कहाँ, रेक्टम में भेजा जाएगा। रेक्टम के बाद क्या, एनएस के थ्रू हम उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं थ्रू आवर बॉडी। ठीक है, सो दिस इज हाउ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी वर्क्स, बट वी हैव टू डिस्कस दिस वन बाय वन। ठीक है, सो दे हैव गिवन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि ह्यूमन बींग्स में जो एलिमेंट्री कैनाल है वो अराउंड 9 मीटर लॉन्ग होता है, यानी कि पूरी ट्यूब 9 मीटर राउंड की है। स्मॉल इंटेस्टाइन जिसमें कि 6 मीटर का होता है, लार्ज इंटेस्टाइन आपका 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। ठीक, चलो, सो नाउ वी हैव टू डिस्कस द होल डाइजेस्टिव सिस्टम स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस इज इंजेशन ऑफ फूड, कि खाने को सबसे पहले हम इंजेस्ट कैसे करते हैं। सो सबसे पहले फूड को एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डाला जाता है थ्रू आवर माउथ, खाने है ना। फिर we put food morsels into mouth with our hands, which chew it with the teeth present on jaws, taste it with tongue and moisten it with saliva. ठीक है, सबसे पहले खाने को माउथ के अंदर डाला जाएगा, उसको चबाया जाएगा हमारे टीथ के थ्रू जो हमारे गम्स में होते हैं। ठीक है, टेस्ट हमको आता है अपनी टंग के थ्रू जो कि माउथ में प्रेजेंट है, और फिर उसके बाद क्या होता है, सॉफ्ट किया जाता है सलाइवा के थ्रू। सलाइवा कहाँ होता है, सलाइवा इज प्रोड्यूस बाय सलाइवरी ग्लैंड्स, और सलाइवरी ग्लैंड्स हमारी टंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, चलो, फिर खाना जो है पहले आप चबाओगे, च्यू करोगे, प्रॉपरली ग्राइंड करोगे उसको विद द हेल्प ऑफ योर टीथ। नाउ व्हाट आर द टीथ? As we all know, they are the part of our body present inside our mouth. Now there are different types of teeth present in our mouth. ठीक है, so 4 types के teeth होते हैं हमारी माउथ कैविटी में। सबसे पहले incisors, second is canine, third is premolars and the fourth is molars. ठीक है, सबसे पहले incisors, ये कितने होते हैं, 8 होते हैं टोटल। ठीक है, 4 each in the upper and lower jaw, यानी कि 4 incisors आपके अपर जॉ में होंगे और 4 incisors आपके लोअर जॉ में होंगे। ठीक, कैसे होते हैं, फ्लैट शेप होती है,
चिजल शेप्ड होती है और इसको आप क्या जो सॉलिड फूड खाते हो उसको कट करने में, उसको बाइट करने में हम इंसीजर्स का यूज करते हैं. सी दे हैव शोन अस द पिक्चर ऑल्सो. दीज आर द शेप ऑफ इंसीजर्स. फ्रंट में ही प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट वी आर हैविंग कैनाइन्स. कैनाइन्स कितने होते हैं? 4. ठीक है, इनका नंबर कितना है कि ये हमारे 4 होते हैं प्रेजेंट. ठीक है, चलो, 1 on either side of the incisors in each jaw. ठीक है, कितना? एक दोनों ही जॉ के एक एक साइड पर प्रेजेंट होता है. पॉइंटेड और शार्प होते हैं सो दैट इजिली खाने को कट किया जाए, होल्ड किया जाए और फूड को टीयर करा जाए. सी दीज आर योर कैनाइन्स. नेक्स्ट है प्रीमोलर्स. ये कितने हैं? ये 8 होते हैं नंबर में. ठीक है, 2 on each side of the canine in each jaw. हर एक जॉ में कैनाइन की हर एक साइड पर 2-2 प्रेजेंट होंगे. ठीक है, दीज आर प्रीमोलर्स. ठीक, अब इनका काम क्या है कि इनका सरफेस फ्लैट होता है. ठीक है, फ्लैट होता है, छोटे छोटे ग्रूव्स और रिजेस प्रेजेंट होते हैं जिसके हेल्प से ये खाने को प्रॉपर्ली क्रश करते हैं और ग्राइंड करते हैं. नेक्स्ट इज मोलर्स. मोलर्स आर 12 in नंबर. ठीक है, 3 on both sides of the premolars. प्रीमोलर्स में मतलब दोनों जॉ में जो प्रीमोलर्स प्रेजेंट होते हैं उनकी दोनों ही साइड में 3 इस साइड 3 इस साइड. ठीक है, फ्लैट सरफेस होता है प्रॉपर्ली फूड को ग्राइंड करने के लिए और इनका जो साइज है वो प्रीमोलर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ा होता है. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ. अब एक टूथ का स्ट्रक्चर ऑल्सो दे हैव गिवन. सो एक टूथ के 2 मेन पार्ट होते हैं, एक होता है रूट और दूसरा होता है क्राउन. ठीक है, सो उसके बाद हर एक टूथ एक सॉकेट जो हमारी जॉ बोन में है, ठीक है, उसमें लॉन्ग रूट्स के थ्रू फिक्स्ड होता है. जो सेंटर होता है हर एक टूथ का, उसमें क्या होता है? पल्प होता है ब्लड और नर्व्स का. पल्प के सराउंडिंग में क्या होती है? एक लेयर होती है, डेंटाइन लेयर होती है. ठीक है, जो डेंटाइन का जो टॉप वाला पोर्शन है वो एक टफ शील्ड जो है हमारी प्रोटेक्टिव शील्ड इनामल की, उससे कवर्ड होता है. ठीक है, इनामल क्या करता है? वाइट शाइनी पार्ट बनाता है हमारे टूथ का जिसको हम क्राउन कहते हैं. ठीक है, और क्राउन आपकी जॉ बोन के फ्लैशी रिज वाले पोर्शन में फिक्स्ड होता है जिसको आप गम्स कहते हो. ठीक, इनामल हमारी बॉडी के अंदर सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, बोन से भी ज़्यादा हार्ड होता है. ठीक है, और इसको कौन सिक्रेट करता है? हमारा डेंटाइन वाला पार्ट सिक्रेट करता है. सी दे हैव गिवन द पिक्चर ऑल्सो. ऊपर वाला पार्ट जो आपके गम से ऊपर होता है उसको क्राउन कहते हो, जो गम्स के अंदर होता है उसको रूट्स कहा जाता है. ठीक है, ये आपके प्रोटेक्टिव लेयर है बाहर, इनामल, अंदर डेंटाइन आ जाता है, फिर पल्प है, फिर ये आपके गम्स हैं जो हम मसूड़े बोलते हो. ठीक है, अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें फिर आपके टूथ के अंदर प्रेजेंट होती है. चलो, नाउ नेक्स्ट इज टूथ डिके एंड ओरल हाइजीन. टूथ डिके क्या है? सी, हेल्दी टीथ जो होंगे आपके शाइनिंग वाइट होंगे. ठीक है, इफ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ आफ्टर ईटिंग, आवर टीथ बिकम्स येलोइश बिकॉज अ येलोइश and sticky film is formed from food particles, saliva and bacteria. This is called plaque. The sugary and starchy food material sticks to the plaque. The bacteria in the plaque convert sugars and starches of food into एसिड्स. सो क्या होता है, अगर हम अपने टीथ को प्रॉपरली खाना खाने के बाद क्लीन नहीं करते हैं तो जो हमारे टीथ है वो येलोइश कलर के होने लगते हैं. ये जो येलोइश कलर का स्टिकी फिल्म जैसा सब्सटेंस जो हमारी टीथ पे बनने लगता है, ठीक है, वो किसके अराउंड बनता है? पहले फूड पार्टिकल्स के अराउंड बनता है. ठीक है, किसके? फूड पार्टिकल्स, सलाइवा, बैक्टीरिया, इसकी वजह से ये बनता है और इसको हम प्लाक कहते हैं. ठीक है, जितना भी फूड मटेरियल जो शुगरी है जिसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है वो इस प्लाक में जाके फिर स्टिक होने लगता है और जो प्लाक के अंदर बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं वो इन फूड पार्टिकल्स को, शुगर स्टार्च को क्या एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं. फिर ये जो एसिड्स जो हमारी टीथ में बनते हैं वो जो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर थी इनामल, उसको धीरे 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 डिसॉल्व करने लगते हैं और स्लोली हमारे टीथ डैमेज होने लगते हैं और इसी को क्या बोला जाता है? टूथ डिके बोला जाता है. सी, काइंड ऑफ दिस. ठीक है, चल, फिर क्या होता है? इससे हमारे टूथ कैविटी होने लगती है ना, और बहुत ज़्यादा टूथ एक दर्द होने लगता है, सीवियर. तो द बिल्डअप ऑफ प्लाक एट द जंक्शन ऑफ टूथ एंड गम्स लीड्स टू लूजनिंग ऑफ टीथ and may cause tooth loss. Chocolates, sweets and cold drinks are responsible for tooth decay and tooth loss. ठीक है, सो धीरे धीरे जब आपके टूथ में, गम्स में ये प्लाक का क्या जंक्शन होने लगता है, इससे आपके टूथ जो है दांत लूज होने लगते हैं गम्स से. ठीक है, और धीरे धीरे आपके जो दांत है वो क्या गिरने लगते हैं, टूटने लगते हैं, टूथ का लॉस होने लगता है. चॉकलेट्स, स्वीट्स, कोल्ड ड्रिंक्स से, जितने भी ये स्वीट एंड शुगरी आपके फूड मटेरियल्स या ड्रिंक्स होती हैं, ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है टूथ डिके के लिए.
सो हमें अपने टीथ की केयर करनी चाहिए, ओरल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स गिवन है कि जितना भी स्टिकी और स्टार्ची फूड है, स्वीट, टॉफ़ी, चॉकलेट्स, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ये सब अवॉइड करना है। अपने टीथ को प्रॉपरली हमें क्या मॉर्निंग में एक बार ब्रश करना चाहिए और रात में बिफोर गोइंग टू बेड ऑल्सो वी शुड ब्रश आवर टीथ प्रॉपरली, ठीक है। अपने गम्स को हमें किससे जेंटली, बहुत आराम से मसाज करना चाहिए, किसके हेल्प से, ब्रश की हेल्प से, आउटसाइड और इनसाइड दोनों तरफ से। इंश्योर नो फूड पार्टिकल्स आर लेफ्ट बिटवीन द टीथ। जब हम अपने टीथ को ब्रश करते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी फूड पार्टिकल दांतों के बीच में ना रह जाए, ठीक है। बहुत सारे हमको सेल्फ क्लीनिंग फूड या रॉ वेजिटेबल्स खाने चाहिए, जैसे कि कैरेट, रेडिश, कैबेज, कुकुम्बर, फ्रूट्स। इससे क्या होता है, आपके दांतों के बीच में जो पार्टिकल्स अगर कोई रह गए फूड पार्टिकल्स अदर, वो भी रिमूव हो जाने के। फिर उसके हमारे बाद क्या है, बॉडी में हमारे दो तरीके के टीथ होते हैं, एक होता है मिल्क टीथ, सेकंड इज परमानेंट टीथ। इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस गिवन है। मिल्क टीथ आपके 6 मंथ्स की एज से आने शुरू होते हैं और फिर 6 to 8 के बाद आपके क्या होते हैं, परमानेंट टीथ आने लगते हैं, ठीक है। मिल्क टीथ 20 होते हैं नंबर्स में और परमानेंट टीथ 32 होते हैं नंबर्स में। मिल्क टीथ में क्या नहीं होते, मोलर टीथ नहीं होते हैं, जबकि परमानेंट टीथ में 6 मोलर टीथ होते हैं ईच जॉ में, ठीक। उसके बाद मिल्क टीथ आपके क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे फॉल होने लगते हैं और फिर उनकी जगह परमानेंट टीथ आ जाते हैं। लेकिन परमानेंट टीथ एक बार जब फॉल हो जाए तो उनको रिप्लेस किया नहीं जा सकता, ठीक। नाउ सो वी हैव डन अबाउट द teeth. Now we have to discuss the other organ which is present in our mouth, that is tongue. टंग क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारे फूड को हमारी माउथ में मूव करने में हेल्प करता है व्हेन वी आर चूइंग इट, ठीक है। और उसके साथ फिर हमारे फूड को अंदर swallow करने में भी हेल्प करता है। इसमें क्या होता है, कुछ टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो फूड के डिफरेंट टेस्ट को सेंस करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि स्वीट, सॉल्टी, सार एंड बिटर, ओके। अब टीथ के क्या फंक्शन है, सबसे पहले आपको जो फूड का टेस्ट आता है वो टंग की वजह से आता है, ठीक है। फिर ये क्या करता है, टंग क्या करता है, टंग सलाइवा प्रोड्यूस करता है जो कि खाने के साथ मिक्स होता है और फिर उसको आप इजी swallow कर पाते हो। फिर इट पुशेस द फूड टूवर्ड्स द टीथ फॉर चूइंग। टंग क्या करती है, टंग आपके फूड को टीथ की तरफ पुश करती है सो दैट प्रॉपरली खाना आपका च्यू हो पाए। उसके बाद फूड को swallow करने में हेल्प करती है। स्पीकिंग, बोलने में भी टंग का रोल होता है। फिर उसके बाद डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ, ठीक है। माउथ में फूड का डाइजेशन, सो वो क्या होता है स्टूडेंट की जो फूड का डाइजेशन है वो हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। कैसे, क्योंकि सबसे पहले माउथ में फूड च्यू करा जाता है, ठीक है। प्रॉपरली उसको च्यू करके एक फाइन पेस्ट बनाया जाता है बाय द टीथ, राइट। देन फिर 3 pairs of salivary glands release saliva in the mouth. Saliva is a viscous, transparent liquid which contains mainly water, salt, and mucin. Saliva moistens the food and makes the chewed food slippery. This helps in swallowing the food easily. Saliva contains an enzyme called salivary amylase. It digests starch into maltose. तो क्या होता है फिर, सलाइवरी ग्लैंड्स के 3 पेयर्स हमारी टंग में प्रेजेंट होते हैं और टंग हमारे माउथ में होती है, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवा एक क्या है, विशियस ट्रांसपेरेंट तरीके का लिक्विड होता है जिसमें मेनली वाटर, सॉल्ट और म्यूसिन होता है। ये सलाइवा आपके फूड को मॉइस्ट करता है और क्या करता है, स्लिपरी बनाता है। जो खाना आप च्यू कर रहे हो, चबा रहे हो, उसको स्लिपरी बनाता है सो दैट आप उसको ईजिली swallow कर सको, ठीक है। उसके साथ साथ इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं, जो कि क्या करता है, खाने के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको कन्वर्ट करता है माल्टोज में। माल्टोज इज अ काइंड ऑफ सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। चल नाउ फिर उसके बाद अब जो खाना है वो जाता है एसोफेगस में, जिसको आप फूड पाइप भी कहते हो, यानी कि माउथ से जो फूड है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ स्लाइड डाउन होता है इनटू द एसोफेगस ऑफ फूड पाइप। फूड पाइप आपका 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है। फूड आपका एसोफेगस के अंदर जाता है वेव लाइक मोशन में, ठीक है। कैसे जैसे वेव्स जाती हैं ना, इस तरीके से धीरे धीरे जाता है, क्योंकि जो आपका फूड पाइप है, एसोफेगस है, वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। जो फूड पाइप की मसल्स होती हैं वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती हैं, जिससे खाना इसमें वेव्स की फॉर्म में नीचे की तरफ जाता है। और जो ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का मूवमेंट है ऑफ द मसल्स ऑफ फूड पाइप, दैट इज नोन एज पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, ठीक है। लेकिन एसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ ये एक पाथ है जिससे माउथ से खाना आपके स्टमक तक जाता है। और नेक्स्ट द फूड रीचेस टू योर स्टमक।
अब स्टमक में जाकर डाइजेशन होता है। क्या होता है कि एसोफेगस से खाना पहुंचा कहाँ, आपके स्टमक में, ठीक है, और फिर यहाँ से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक, स्टमक क्या है, जे शेप्ड थिक वॉल मस्कुलर बैग लोकेटेड बिलो द डायफ्राग्राम। आपके डायफ्राग्राम के नीचे कैसी शेप का, जे शेप का, सी दिस इज द पिक्चर, ऐसी आपकी जे शेप नहीं होती है कुछ इस तरीके से, ऐसे शेप की, तो जे शेप का आपका स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर है, थिक वॉल होती है इसकी काफ़ी, ठीक है। चलो फिर इसकी जो लाइनिंग है, इनर लाइनिंग है स्टमक की, इनमें क्या होता है, कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो कि डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करते हैं। और ये जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं इनमें क्या क्या आता है, एक तो आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो यहाँ पे खाना क्या अराउंड 2 to 4 आवर्स तक के लिए, पहले जब खाना आपके एसोफेगस से स्टमक में पहुंचा तो पहुंचने के बाद अराउंड 2 से 4 घंटे तक के लिए यहाँ पे स्टे करता है, और स्टे करने के बाद हाफ डाइजेस्ट लाइक अ थिन पेस्ट कॉल्ड काइन। क्या पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है, थोड़ा ही डाइजेस्ट होता है, पार्शियली डाइजेस्ट होता है, थिन सा पेस्ट बन जाता है जिसको आप बोलते हो काइन, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो फूड है स्टमक में उसको प्रॉपरली चर्न किया जाता है। कैसे चर्न किया जाता है, जब इसके ऊपर वो डाइजेस्टिव जूसेस एक्ट करते हैं, ठीक। तो डाइजेस्टिव जूसेस क्या है, डाइजेस्टिव जूसेस कौन सीक्रेट करता है, जो आपकी इनर वॉल्स है स्टमक की, वो डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करती हैं, है ना। और उसके अंदर क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसका नेम है पेप्सिन, ठीक है। सो पेप्सिन एक तरीके का एंजाइम है जो खाने के अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, व्हाट प्रोटीन्स जो प्रेजेंट होते हैं उनको डाइजेस्ट करता है, ठीक है। और डाइजेस्ट करके क्या बनाता है, सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करता है पेप्सिन। नेक्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वर्क क्या है कि ये एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है। यानी कि पेप्सिन नाम का एंजाइम तभी रिएक्ट करता है, तभी एक्ट करना शुरू करता है जब इसको क्या मिलता है, एसिडिक मीडियम मिलता है ना। और वो किसकी वजह से मिलता है, इस एसिड की वजह से मिलता है। साथ में खाने के अंदर जो कुछ ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको भी किल किया जाता है बाय द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। थर्ड क्या प्रेजेंट है स्टमक में, म्यूकस। म्यूकस क्या करता है कि एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता है टू द इनर वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, दिस प्रिवेंट्स द हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्रॉम डैमेजिंग दिस। सो एक्चुअल में होता क्या है कि हमें पता है हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे फूड के डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि भाई जो आपका पेप्सिन एंजाइम है उसको मीडियम चाहिए, एसिडिक मीडियम, जो कि इसी एसिड की वजह से क्रिएट होता है, तभी पेप्सिन रिएक्ट करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। प्लस खाने के अंदर जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरियाज एंटर कर जाते हैं उनको किल करता है। लेकिन क्योंकि है तो एसिड ही, हमारे स्टमक को क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, हार्म कर सकता है। तो उसके एसिडिक इफेक्ट से हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी स्टमक की जो इनर वॉल्स होती हैं उन पे एक लाइनिंग प्रेजेंट होती है म्यूकस की, और इस म्यूकस का ही काम होता है क्या करना, हमारे स्टमक को उस एसिडिक इफेक्ट से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एसिडिक इफेक्ट से प्रोटेक्ट करने का काम होता है, ठीक है। चलो नाउ फ्रॉम द स्टमक, स्टमक से अब खाना कहाँ जाएगा, पार्शियली डाइजेस्ट होता है, पूरी तरीके से डाइजेस्ट स्टमक में भी नहीं होता है, फिर खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ जाके इसका फर्दर डाइजेशन होता है। इनफैक्ट कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली, ठीक ना। सो एब्जॉर्प्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्ट क्या है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, अप्रॉक्सीमेटली 6 मीटर लेंथ में होता है, और हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। नेम से स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन लेंथ में ये लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ा होता है। अराउंड पूरे एलिमेंट्री कैनाल में 6 मीटर लेंथ का आपका क्या, एक कॉइल्ड ट्यूब स्ट्रक्चर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। सो बोला है द डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। खाने का जो कंप्लीट डाइजेशन है वो कहाँ होता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। चलो तो क्या होता है कि इट रिसीव डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम लिवर एंड पेनक्रियाज। डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेटेड बाय द लिवर इज कॉल्ड बाइल। कि अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या आते हैं, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं जो कि कौन सीक्रेट करता है, लिवर और पेनक्रियाज सीक्रेट करते हैं। लिवर एक डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है जिसका नेम होता है बाइल जूस। वो कहाँ जाता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। फिर जो लिक्विफाइड काइंड है वो जैसे ही, काइंड कहाँ से आया था, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है तो बाइल जूस है, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं, और जो बाकी सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या करे हैं, सीक्रेट करे हैं, वो धीरे धीरे खाने के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको ब्रेक करके सिंपल शुगर बनाता है, जैसे कि ग्लूकोज। प्रोटीन को डाइजेस्ट करके बनाता है अमीनो एसिड्स, और फैट्स को डाइजेस्ट करके बनाता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। ये सारी सिंपल फॉर्म्स है सभी न्यूट्रिएंट्स की जो कि हमारी बॉडी इनको एब्जॉर्ब कर सकती है।
Now we are having a kind of gland which is known as liver. It also has in the digestion of food. कैसे? लिवर हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है. किस कलर का है? रेडिश ब्राउन या बोलो चॉकलेट कलर का होता है कलर में. और कहाँ होता है? हमारे डायफ्राम के बिल्कुल नीचे होता है, राइट हैंड साइड पे. सी दे हैव गिवन द पिक्चर ऑल्सो ऑफ लिवर. कितना? अराउंड 2 किलोग्राम इसका वेट होता है. इसके जो सेल्स हैं वो बाइल जूस बनाते हैं, जो कि गॉल ब्लैडर एक और ऑर्गन है उसके अंदर स्टोर होता है. जैसे ही जो फूड आपका स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर होता है, बाइल रिलीज करता है. रिलीज होते ही वो क्या करता है? फैट जो खाने के अंदर है उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है. नेक्स्ट है पेनक्रियास. पेनक्रियास कैसे है? पिंक कलर की एक लीफ जैसा, जैसे पत्ती होती है ना लीफ, ऐसे की पिंक कलर की लीफ जैसा ग्लैंड होता है. ये भी कितना? इट मेक्स अबाउट 2 लीटर पेनक्रियाटिक जूस ईच डे. हर एक दिन में 2 लीटर के अराउंड पेनक्रियाटिक जूस ये बनाता है. इसके जो एंजाइम्स होते हैं वो फूड को कम्प्लीटली डाइजेस्ट करने में, फूड के 3 कॉम्पोनेंट्स है ना, 3 के 3 जो मेन कॉम्पोनेंट्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होते हैं पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स. उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो है एब्जॉर्प्शन का. ठीक है, यानी कि जब खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो चुका है, अब उसमें जो न्यूट्रिएंट्स आपने सिंपलर फॉर्म में निकाले हैं उनको क्या एब्जॉर्ब करना होता है, सो दैट वो डिफरेंट सेल्स तक उनका ट्रांसपोर्ट किया जा सके. So the process by which the nutrients from the digested food are absorbed by the body is called absorption. वो process जहाँ पे digested food में से जो nutrients हैं उनको body हमारी absorb करती है, उस process का नाम absorption होता है, जो कि किसके थ्रू किया जाता है? small intestine के थ्रू किया जाता है. यानी कि small intestine क्या करती है? जितने भी nutrients क्या हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के ब्रेक डाउन से प्रोड्यूस हुए हैं, उन सभी को क्या एब्जॉर्ब करता है स्मॉल इंटेस्टाइन. द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड villi. There are about 5 to 6 million villi in the small intestine. Each villus has a network of blood vessels in it. The villi increases the surface area for absorption so that the digested food is easily absorbed. तो क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है उनमें बहुत सारे छोटे छोटे हेयर जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम विलाई कहते हैं. अराउंड 5 to 6 मिलियन विलाई हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, जो कि क्या करते हैं कि सारे डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करके क्या सभी डिफरेंट सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करते हैं. एक्चुअल में इन विलाई से हमारे बॉडी की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं. तो जैसे ही विलाई खाने को डाइजेस्ट करेंगे एब्जॉर्ब करेंगे न्यूट्रिएंट्स को, वो क्या करेंगे ब्लड वेसल्स के थ्रू, ब्लड के थ्रू हमारे डिफरेंट बॉडी सेल्स तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है. एक्चुअल में एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज भी करते हैं कौन? विलाई. ठीक, चलिए नेक्स्ट. नाउ द फूड रीचेस टू लार्ज इंटेस्टाइन. अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? एक ब्रॉड बड़ी सी ट्यूब है जो कि कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन के अराउंड प्रेजेंट होती है, चारों तरफ, स्टमक के बिल्कुल नीचे. ठीक है, तो वाइल मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड गेट्स एब्जॉर्ब बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन, वाटर एंड सम सॉल्ट आर एब्जॉर्ब बाय द लार्ज इंटेस्टाइन. ज़्यादातर जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर देता है, लेकिन उसके बाद भी क्या कुछ सॉल्ट और वाटर कंटेंट होता है जो कि एब्जॉर्ब किया जाता है बाय द लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, चल. सो एसिमिलेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि अब जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो चुके हैं उनका एसिमिलेशन करना है. ठीक है, सो जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ब्लड वेसल्स के थ्रू पास करके कहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है? डिफरेंट पार्ट्स जो हमारी बॉडी के वहाँ. ठीक है, तो बॉडी सेल्स में जाकर ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए इनका यूटिलाइजेशन किया जाता है, जिसको हम एसिमिलेशन कहते हैं. ठीक है, तो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स का जो फ्यूचर है कुछ इस तरीके से होता है कि ग्लूकोज क्या है? जो ग्लूकोज है उसको क्या एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बॉडी के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि ये ऑक्सीडाइज होता है, बर्न होता है विद द इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब जाके इसमें से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो सेल्स यूटिलाइज करते हैं. और जब एक्सेस ऑफ ग्लूकोज से ज़्यादा जो बच जाता है ग्लूकोज, वो हमारी मसल्स में या फिर जो हमारे लिवर के सेल्स होते हैं वहाँ जाके स्टोर हो जाता है एज द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. अमीनो एसिड क्या होते हैं? प्रोटीन्स के डाइजेस्टेड फॉर्म है. ठीक है, इनको यूज़ किया जाता है क्या? हमारी बॉडी के जो सेल्स का लिविंग मटेरियल है, न्यू लिविंग मटेरियल, उसकी फॉर्मेशन के लिए. फैट्स क्या है? फैट्स हमारी बॉडी में जो फैटी टिश्यूज़ होते हैं वेरियस पार्ट में वहाँ स्टोर कर दिए जाते हैं. नेक्स्ट इज ईजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको क्या करना है? बाहर रिमूव करना होता है, जिसका प्रोसेस का नाम होता है ईजेशन.
ठीक है। सी द सेमी सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड इज पुश्ड आउट ऑफ द एनएस। अब जो सेमी सॉलिड वेस्ट है, अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको क्या किया जाता है, बॉडी से बाहर निकाला जाता है बाय द ऑर्गन विच इज नोन एज एनएस एंड द प्रोसेस इज नोन एज ईजेशन और डिफिकेशन। ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो रेसिड्यू है, वेस्ट है, जो हमारे रेक्टम में पहले एंटर करेगा, कहाँ से, लार्ज इंटेस्टाइन से, और इसको हम बोलते हैं फेसेस। ठीक, now we come to digestion of food in ruminants. So we have discussed about the digestion of food in human beings. Now further we are having about ruminants. So जितने भी grass eating animals है, जैसे कि cow, buffalo, goat, sheep, deer, ये सब ruminants होते हैं। क्यों? Because a part of their stomach rumen is specialized to store half chewed food. यानी कि इनके stomach का एक पार्ट होता है जिसका नाम है rumen। ये कुछ स्पेशली इस तरीके से डिजाइन होता है कि इसके अंदर हाफ च्यूड फूड क्या होता है, स्टोर हो जाता है, इसलिए इनका नाम ruminants होता है। तो जो स्टमक होता है ruminants का, उसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। एक होता है rumen, नेक्स्ट इज रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम। rumen सबसे बड़ा चैम्बर होता है जहाँ पे फूड का स्टोरेज होता है। ठीक है, सो सी ruminant का स्टमक आपको दिखाया गया है। ये ruminant का स्टमक है जिसमें कि ये आपका rumen वाला पार्ट है, ये एसोफेगस है, ये ओमेसम है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये एबोमेसम है, और ये आपका रेटिकुलम है। तो ruminants क्या करते हैं, यूजुअली ruminants quickly swallow partially or half chewed food, that is grass. The saliva mixed half chewed food is stored in the rumen where food is partially digested by the action of saliva. Some bacteria helps in the digestion of cellulose. This partially digested food is called gut. So ruminants क्या करते हैं, बहुत ही जल्दी जो भी उनका फूड है जैसे कि ग्रास वगैरह, इसको बहुत क्विकली swallow कर लेते हैं, या फिर पार्शियली या बोलो आधा ही च्यू करके, हाफ च्यू करके इसको सोलो कर लेते हैं। फिर जो सलाइवा प्रेजेंट होता है इनके माउथ में, वो हाफ च्यूड फूड के साथ मिक्स होता है और कहाँ जाके स्टोर हो जाता है, रूमेन में स्टोर हो जाता है ये फूड। ठीक है, अब यहाँ फूड का पार्शियली डाइजेशन होता है, किसकी वजह से, क्योंकि सलाइवा मिक्स हो चुका था, सलाइवा उसके ऊपर एक्ट करेगा, एक्ट करने से ये फूड जो है पार्शियली आपका डाइजेस्ट होता है। फिर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो सेल्यूलोस जो कि ग्रास के अंदर प्रेजेंट होता है उसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और जो ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है इसको हम कड कहते हैं। ठीक है, फिर जब ruminants क्या करते हैं, बैठे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, तो ये जो कड है रेटिकुलम वाले पार्ट से वापस आता है आपके माउथ कैविटी में छोटे छोटे लम्स में, है ना, और इसको दोबारा हो च्यू करते हैं। आपने देखा होगा यूजुअली जो ये आपके काऊ बफलो होते हैं, खाली जब इनके पास कुछ खाना नहीं गए तब भी ये अपना मुंह ऐसे चला रहे होते हैं, च्यू कर रहे होते हैं। तो वो क्यों, क्योंकि तब उस टाइम पे ये जो कड है वो इनके माउथ कैविटी में दोबारा आता है छोटे छोटे लम्स में, और इसको वो आराम से तब दोबारा से च्यू करते हैं। इसको बोलते हैं च्यूइंग द कड या rumination। ठीक है, चलो फिर जो कंप्लीटली च्यूड फूड होता है वो डायरेक्टली फिर कहाँ जाता है, जब प्रॉपर्ली च्यू हो गया फिर वो ओमेजम में जाएगा। ठीक है, वहाँ से इस फूड के अंदर जो वाटर कंटेंट है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर फूड को पुश किया जाता है एबोमेजम में, जो कि क्या है आपका ट्रू स्टमक होता है आपके ruminants का। नाउ नेक्स्ट इज डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। तो एज वी ऑल नो कि जो प्लांट फूड होता है जितना भी, वो सेल्यूलोज उसमें सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो जो ruminants होते हैं, ruminants में सेल्यूलोज एक स्पेशल सैक प्रेजेंट होता है स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन में, वहाँ जाके इसका डाइजेशन होता है जिसको आप कैल्शियम कहते हो। ठीक है, ये क्या करता है, ये सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया को क्या करता है, सीक्रेट करता है, तब जाके इन सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है इन द ruminants। ओके, चलो, so student, the chapter has been completed. We have discussed about the nutrition mode in different kinds of animal, in amoeba, and the whole digestive system in human beings along with the ruminant also. I hope the chapter is very clear to you. We'll meet you very soon with a new chapter. Till then, take care. Thank you everyone.